नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दलाई लामा के बारे में। उनका 86 बर्थडे मनाया गया था 6 जुलाई को। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनको विश किया है फॉर लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। 14 दलाई लामा है ये, उनका नाम है टेंजिंग ग्याटसो। दलाई लामा और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस रहा है वो काफ़ी पुराना भी है, काफ़ी सिग्निफिकेंट भी है। वो सारी चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले व्हाट इज दलाई लामा। दलाई लामा कोई एक आदमी का नाम नहीं है। इट इज अ टाइटल गिवन बाय टिबेटन पीपल फॉर द फोरमोस्ट स्पिरिचुअल लीडर ऑफ गेलुग और येलो हैट स्कूल ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म। आप सबको पता है बुद्धिज्म का अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे महायाना बुद्धिज्म, थेरावाड़ा बुद्धिज्म, वज्रायना बुद्धिज्म। अब जो तिब्बत में बुद्धिज्म फॉलो होता है उसको कॉमनली टिबेटन बुद्धिज्म कहा जाता है। इन टिबेटन बुद्धिज्म में थोड़ा बहुत चेंजेस है नॉर्मल जो बुद्धिज्म फॉलो होता है उसमें से। देखिए, एक कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन या बिलीफ एक देश से अगर आप दूसरे देश में देखोगे थोड़ा बहुत चेंजेस तो मिलेगा। उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होगा, फिर भी अपने अपने कल्चर के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। आप देखिए, जो पर्टिकुलर टिबेटन बुद्धिज्म है इनमें वन ऑफ द न्यूएस्ट एंड क्लासिकल स्कूल है गेलुग और येलो हैट स्कूल। इस पर्टिकुलर सेक्शन में टिबेटन पीपल अपने फोरमोस्ट स्पिरिचुअल लीडर को दलाई लामा कहते हैं। तो इनके सुप्रीम या सीनियर मोस्ट लीडर आप बोल सकते हो दलाई लामा है। वो एक पोजीशन है, एक दलाई लामा का देहांत होने के बाद दूसरे दलाई लामा सेलेक्ट होता है। अभी जो दलाई लामा है वो 14th है। इनका नाम है टेंजिंग ग्याटसो, जिनका जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। दलाई लामा आर बिलीव टू बी द मैनिफेस्टेशन ऑफ अवलोकितेश्वरा और चंद्रेजिक बोधिसत्व ऑफ कंपैशन एंड पैटर्न सेंट ऑफ टिबेट। अब देखिए, दलाई लामा को टिबेटन पीपल मैनिफेस्टेशन ऑफ अवलोकितेश्वरा मानते हैं। अब ये अवलोकितेश्वरा क्या है? देखिए, आपने एंशियंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म, जैनिज्म वगैरह पढ़ा था, उसमें बुद्धिज्म में आपने बोधिसत्व करके पढ़ा होगा। क्या है ये बोधिसत्व? बेसिकली बोधिसत्व आप बुद्ध का फॉलोअर बोल सकते हो। गौतम बुद्ध का जो फॉलोअर्स है, जो एनलाइटमेंट के लिए कोशिश करते हैं, एनलाइटमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब करते हैं, जो दूसरों की सफरिंग्स दूर करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। आप देखिए, इन बोधिसत्व में अवलोकितेश्वरा क्या होता है? अवलोकितेश्वरा इज, देखिए, a bodhisattva of infinite compassion and mercy, possibly the most popular of all figures in Buddhist legend। गौतम बुद्ध के बाद में जितने बोधिसत्वास है उनमें सबसे पॉपुलर माना जाता है अवलोकितेश्वरा को। तो इन्हीं का एक मैनिफेस्टेशन मानता है दलाई लामास को टिबेटन पीपल। तो टिबेटन पीपल को बहुत रेस्पेक्ट है, वो अपना सुप्रीम लीडर मानते हैं दलाई लामा को। तो अब तक आपको पता चल गया होगा इनका इंपॉर्टेंस क्या है। अब दोस्तों टेंजिंग ग्याटसो जी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये 14 दलाई लामा है। इनका स्पिरिचुअल नेम है जेड्जून जामफेल नगावांग लोब्जांग येशे तेंजिंग ग्याटसो। मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, कोई बुद्धिस्ट अगर ये सुन रहा है तो मुझे माफ कीजिएगा। इनका एक्चुअल नाम, बोर्न नेम है लामो धोंटू, और टिबेटन पीपल आदर से, प्यार से इनको ग्यालवा रिम्पोचे बुलाते हैं। देखिए, रिम्पोचे वर्ड एक टिबेटन वर्ड है। इस वर्ड का मतलब होता है प्रेशियस, स्पेशल, ठीक है। तो आदर से, प्यार से टिबेटन पीपल इनको ग्यालवा रिम्पोचे भी बोलते हैं। इनका जन्मदिन 6 जुलाई 1935 है इन द टिबेटन कैलेंडर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया आज इनका जन्मदिन है, माफ कीजिएगा, एक्चुअली 6 जुलाई कल इनका जन्मदिन था, राइट। ही इज कंसिडर्ड ए लिविंग बोधिसत्व, स्पेसिफिकली एन एमिनेशन ऑफ अवलोकितेश्वरा। ये मैंने आपको कह दिया बोधिसत्व क्या है, अवलोकितेश्वरा क्या है। इनको अवलोकितेश्वरा का एक एमिनेशन माना जाता है। ही इज ऑल्सो द लीडर ऑफ गेलुग स्कूल, द न्यूएस्ट स्कूल ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म। टिबेटन बुद्धिज्म का वन ऑफ द न्यूएस्ट स्कूल गेलुग स्कूल का लीडर है, फॉर्मली हेडेड बाय गांडन त्रिपा। एक्चुअली गेलुग स्कूल को हेड करते हैं गांडन त्रिपा। दलाई लामा इज रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल पीस प्राइज अवार्ड इन 1989 एंड यूएस कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन 2006। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है 1989 में एंड यूएस कांग्रेशनल गोल्ड मेडल 2006 में दिया था। इसके अलावा भी कई सारे पीस प्राइजेस, कई सारे रेस्पेक्टफुल लॉरेल्स इनको मिला है। अब देखिए, इनका जो नोबेल पीस प्राइज है ना दोस्तों, जो 1989 में इनको दिया था, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है। देखिए, महात्मा गांधी जी को कभी नोबेल पीस प्राइज मिला नहीं था, तो उसके ऊपर कई सारे कंट्रोवर्सी भी हुआ था। तो जो नॉर्वे गवर्नमेंट है, जो ये नोबेल पीस प्राइज देने वाली अथॉरिटी है, उन्होंने जब 1989 में दलाई लामा जी को नोबेल पीस प्राइज
दिया था तब ये बोला था ये गांधी जी का रेस्पेक्ट में भी ये दे रहा है करके, ठीक है। ये अलग बात है, एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको कह दिया। टाइम मैगजीन ने इनको चिल्ड्रन ऑफ महात्मा गांधी घोषित किया था एंड गांधी स्पिरिचुअल हेड टू नॉन वायलेंस भी कहा था, राइट। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई दलाई लामा इज सो इंपॉर्टेंट टू चाइना। चाइना के लिए दलाई लामा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस सवाल का जवाब आप खुद बता सकते हो। देखिए, चाइनीज गवर्नमेंट ने 1950 में तिब्बत के ऊपर इन्वेट किया था और ये जो प्रोसेस था ब्रूटल था और वायलेंट था। अब चाइना का आदत ये रहा है जितना भी छोटे टेरिटरी से, वीक कंट्री से उनको एनेक्स करना उनका आदत रहा है। वैसे इन्होंने 1950 में तिब्बत के ऊपर इन्वेशन किया, वो सक्सेसफुल भी रहा। आफ्टर दैट देयर वाज एन अप्रेसिंग ऑफ टिबेटन्स इन 1959 को तिब्बत में एक अप्रेसिंग हुआ चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पर वो पर्टिकुलर अप्रेसिंग के बाद करंट दलाई लामा को तिब्बत से भाग के इंडिया आना पड़ा, ठीक है। अभी भी वो इंडिया में रहते, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दलाई लामा एक हाईली इन्फ्लुएंशियल फिगर है तिब्बतन कल्चर में। अब चाइना क्या चाहता है, अगला दलाई लामा कौन बनेगा ये भी डिसाइड करना चाहता है। जिनको दलाई लामास के बारे में, इनके कल्चर, इनके डिग्निटी, हेरिटेज, सबके बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं है, वो अगला दलाई लामा कौन बनेगा वो भी डिसाइड करना चाहते हैं। मतलब बेसिकली तिब्बत के ऊपर बिना कुछ डिफिकल्टी का पूरा एक मोनोपोली जैसे अभी भी है उनके पास, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो लोग, ठीक है। तो दलाई लामा को मनाना सबसे जरूरी है, इसलिए दलाई लामा चाइना के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तिब्बत एक बहुत बड़ा कंट्री भी है, राइट। However, the Tibetans believe in China is attempting to manipulate the selection process as a way to strengthen its grip over Tibetan people, ठीक है। कहने का मतलब ये है, तिब्बत में जो लोग रहते हैं उनको तो बिल्कुल ये पसंद नहीं है चाइनीज लोग इनके ऊपर एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इनके ऊपर कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब दोस्तों दलाई लामा का एसोसिएशन विद इंडिया थोड़ा डिस्कस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 1959 में तिब्बतन अप्रेसिंग हुआ था चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तब क्या किया दलाई लामा तिब्बत से भाग के विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन इंडिया आ गए 30 मार्च 1959 में। सबसे पहले वो आज़ाम में तेजपुर में पहुंचे थे 18 अप्रैल को। लेटर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत में एक गवर्नमेंट सेटअप किया, वो भी इंडिया में बैठ के। इंडिया में कहाँ, धर्मशाला में, एंड विच इज ऑफन रेफर टू अस लिटिल लासा। वैसे लासा जो है तिब्बत का कैपिटल है और ये धर्मशाला को लिटिल लासा भी बोलते हैं क्योंकि दलाई लामा जी उधर है। आफ्टर द फाउंडिंग ऑफ गवर्नमेंट इन एक्सेल ही री एस्टैब्लिश्ड द अप्रोक्सीमेटली 80,000 टिबेटन रिफ्यूजीज हु फॉलोड हिम इनटू एक्सेल इन एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स, ठीक है। तो दलाई लामा 80,000 टिबेटन रेफ्यूजीज को भी मैनेज करने में सक्सेसफुल रहा और वो हिमाचल प्रदेश में या धर्मशाला में बैठ के तिब्बत का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था। He created a Tibetan education system in order to teach the Tibetan children the language, history, religion and culture. इन्होंने खुद एक टिबेटन एजुकेशन सिस्टम भी बनाया टिबेटन बच्चों के लिए, उनके लैंग्वेज, हिस्ट्री, रिलीजन, कल्चर वगैरह सिखाने के लिए। Tibetan Institute of Performing Arts was established in 1959 and Central Institute of Higher Tibetan Studies became the primary university of Tibetans in India in 1967. Very important point, ठीक है। तो दलाई लामा ने इंडिया में क्या क्या सेटअप किया, Tibetan Institute of Performing Arts 1959 में, Central Institute of Higher Tibetan Studies, and he supported the refounding of 200 monasteries and nunneries in an attempt to preserve Tibetan Buddhist teachings and Tibetan way of life, ठीक है। 200 monasteries and nunneries उन्होंने रिफाउंड किया। दलाई लामा अपील टू द यूनाइटेड नेशंस ऑन राइट ऑफ टिबेटन्स, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गए और टिबेटन्स के राइट्स के लिए अपील किया। अपील रिजल्ट है, ये अपील के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1959 में, 1961 में एंड 1965 में रेजोल्यूशंस पास किया तिब्बत के फेवर में और चाइना को बोला कि टिबेटन्स का जो ह्यूमन राइट्स है उसको आप रेस्पेक्ट करो, पर चाइना सुनते कहाँ है। 1963 ही promulgated a democratic constitution which is based upon the universal declaration of human rights, ठीक है। उन्होंने 1963 में एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया ऑन बेसिस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, राइट, एंड एक इलेक्टेड पार्लियामेंट भी सेलेक्ट किया एंड एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चैंपियन हिज कोस। इतना कुछ वो इंडिया में बैठ के किया। अब दोस्तों आफ्टर मैथ ऑफ 1959 टिबेटन अप्रेसिंग, मैंने आपको पहले ही बोला था 1950 को चाइना ने तिब्बत के ऊपर इन्वेशन किया था और 1959 को एक टिबेटन अप्रेसिंग हुआ था जिसको दलाई लामा जी ने लीड किया था। उसके बाद चाइना ने अपना ग्रिप जो है टाइट किया तिब्बत के ऊपर, वो तिब्बत के ऊपर 100% कंट्रोल करने लग गया, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ठोकने लग गया। अभी के हिसाब से देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन और प्रेस एंड आर्बिट्री डिटेनमेंट्स कंटिन्यू।
देखिए क्या हाल बना रखा है चाइनीज गवर्नमेंट ने तिब्बत में। कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है। वैसे पूरे चाइना में फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है काफ़ी लो है। रिसेंटली जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था उसमें करीब लास्ट 10 में था चाइना। तिब्बत में तो और बुरा हाल करके रखा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलना ही मुमकिन नहीं है। द टिबेटन कल्चर इज इन थ्रेट एज चाइनीज गवर्नमेंट डज फोर्स्ड अबॉर्शन, स्टरिलाइजेशन ऑफ टिबेटन वुमेन एंड द ट्रांसफर ऑफ लो इनकम चाइनीज सिटीजन। चाइना देखो दोस्तों क्या करना चाह रहा है। चाइना लो इनकम चाइनीज सिटीजन को तिब्बत में ट्रांसफर किया जा रहा है और उधर के जो टिबेटन विमेन है उनका फोर्स्ड अबॉर्शन करवा रहा है, स्टेरिलाइजेशन करवा रहा है, ताकि एक अगला टिबेटन जनरेशन पैदा ना हो। और लो इनकम चाइनीज सिटीजन को उधर ट्रांसफर करके इंटर मैरिजेस करवा के एक नया चाइना, एक छोटा सा चाइना धीरे धीरे वो उधर बनाना चाहते हैं। टिबेटन कल्चर को पूरा डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है। चाइना का हिस्ट्री वही है, ऐसे ही काम करते हैं लोग। 14 Dalai Lama continues to head the Tibetan government in exile from McLeodganj, a suburb of Dharamshala, India, which coordinates political activities for Tibetans in India. आप देखिए इंडिया में जितने टिबेटन्स हैं उनका काम पूरा, या चाइना तिब्बत में भी, अभी का जो तिब्बत में भी कुछ लोग हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन दलाई लामा ही करते हैं, तो इतना पावरफुल तो नहीं है वो। इंडिया में हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला करके जगह में मकलियोडगंज करके एक जगह है, मैंने आपको बोला था लिटिल लाजा भी कहते हैं, उधर ही बैठ के वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है। दलाई लामा एडवोकेट्स इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी फॉर तिब्बत रादर देन फुल इंडिपेंडेंस। देखिए दलाई लामा चाइनीज गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंस तो नहीं मांग रहा है, कम से कम हमें इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी तो दे दो, थोड़ा बहुत हमारी कल्चर को मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमें अलाउ तो कर दो। पर चाइनीज गवर्नमेंट इनके साथ कोई नेगोशिएशन के लिए तैयार ही नहीं है। Still, there are periodic unrest in Tibet, especially around important dates such as March 10 to 19, the anniversary of Tibetan Uprising. अभी भी तिब्बत में अनरेस्ट है, प्रॉब्लम्स होता है, प्रोटेस्ट होता है, स्पेशली मार्च 10 से 19 तक, जो 1959 टिबेटन अपराइजिंग का एनिवर्सरी के दिन रहता है। इसका मतलब ये टिबेटन जनता जो है, जो एक्चुअली इंडिजिनियस पीपल जो है, वो बिल्कुल खुश नहीं है। वैसे कौन खुश हो दोस्तों, कोई भी एक दूसरा कंट्री आके अपने कल्चर को पूरा डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, राइट। अब दोस्तों फाइनली इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट ओवर दलाई लामा। देखिए 1959 में टिबेटन अपराइजिंग के बाद जब दलाई लामा जी इंडिया आए थे, तब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी उन्हें इधर रहने दिया और टिबेटन जनता का देखभाल करने के लिए बोला। पर इस बात पर चाइना खुश नहीं है। अब चाइना का खुश होना नहीं होना उसमें से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग बात है। चाइना दलाई लामा को ऐसे सेपरेटिस्ट मानता है, who has great influence over Tibetans। तो दलाई लामा के ऊपर भी चाइना कंट्रोल करना चाहता है। पर देखिए 1974 में दलाई लामा क्लियरली ये बोला था चाइनीज गवर्नमेंट से, हमें आपसे इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए भाई, आप हमें और थोड़ा ऑटोनॉमी दे दो, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है, डिग्निटी है, उसको मेंटेन करने दे दो। टिबेटन जनता का जो प्रॉब्लम है उसको मैं सोल्व करूंगा, इधर जो गवर्नेंस करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो मैं करूंगा। आप अपना ये ब्रूटैलिटी जो है, वायलेंस जो है, जो रिप्रेशन है, ये बंद कर लो, हमें इंडिपेंडेंस मत दे दो, थोड़ा सा ओवर ऑटोनॉमी दे दो, यही बोला था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एग्री टू प्रोवाइड ऑल असिस्टेंस टू द टिबेटन रिफ्यूजीज टू सेटल इन इंडिया अंटिल देयर इवेंचुअल रिटर्न। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोला था टिबेटन रिफ्यूजीज को पूरी तरह सपोर्ट देंगे, असिस्टेंस देंगे, जब तक आप वापस जाओगे तब तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बिल्ड स्पेशल स्कूल्स। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टिबेटन रिफ्यूजीज के लिए बहुत कुछ किया है। वैसे इन मामलों में इंडिया हमेशा आगे है, चाहे कोई भी पार्टी गवर्न करो, इंडिया हमेशा इस तरह रेफ्यूजीज को सपोर्ट करने में, असिस्टेंस देने में इंडिया हमेशा आगे है। इसके लिए बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडीज, कंट्रीज वगैरह इंडिया को हमेशा प्रेज भी किया है। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने टिबेटन्स के लिए स्पेशल स्कूल्स बनाया है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, इवन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग सीट्स भी रिजर्व किया है टिबेटन जनता के लिए। Even if India's role in rehabilitation of Tibetan refugees has been criticized by China, देखिए इंडिया का ये जो गुड गेस्चर है, जो अच्छा काम इंडिया कर रहा है, इसमें चाइना खुश नहीं। ऑब्वियस ही बात है चाइना खुश नहीं होगा, क्योंकि चाइना का इंटेंशन कुछ दूसरा है। पर इंटरनेशनल बॉडीज, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स वगैरह ये बोला इंडिया को, आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हैं। हम हमेशा अतिथि देवो भवा वाला मोटो मेंटेन किया है, वही करते रहेंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी यही कहता है। आप देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला था इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में, जैसे यूनाइटेड नेशंस है। मुझे ये लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, यूनाइटेड नेशंस जैसा इंटरनेशनल बॉडीज को चाइना जैसे कंट्री के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। एक तो चाइना यूनाइटेड नेशंस सब जिसको बोलते हैं उसका परमानेंट मेंबर है, पीफे में एक चाइना भी आता है, और काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं बता सकता हूँ, अभी मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, जो यूनाइटेड नेशंस ने चाइना को बोला वो कर भी नहीं रहा है। ठीक है, पर
इंडिया हमेशा टिबेटन रेफ्यूजीज को सपोर्ट करते आया है, वो करते ही रहेंगे। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा टिबेटन हिस्ट्री के बारे में, दलाई लामा जी के बारे में। लेक्चर की PDF आपको harshitdwivedi.com वेबसाइट से मिल जाएगा। सेव एज़ PDF करके आप प्रिंट आउट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हो। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।